हम्म, हेलो, मेरा नाम है आकाश सेन। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 4 साल का है, जिसमें मैं कंप्यूटर के बेसिक सीपीसीटी और डीसीए पीजीडीसीए से कोर्सेज़ के बारे में कराता हूँ। चूँकि हमारे पास पटवारी के लिए समय बहुत कम है, तो आज हम व्यापम और पटवारी के जो कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है कुछ वेद प्रोग्राम में अंत स्थापित कोड होते हैं। कोड होता है जो निश्चित स्थितियां पूरी होने पर एक्सप्लोड होने के लिए सेट किया जाता है। मतलब एक स्थितियां जो पूरी हो जाती है उस पर क्या हो जाता है, वो एक्सप्लोड हो जाता है। तो ऐसे कोड क्या कहलाते हैं? अब जो हमारे ऑप्शन है, ट्रैप डोर से, ट्रोजन हॉर्स है, लॉजिक बम है और वायरसेस है। तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो हमारे लिए आएगा, वो इसका जो राइट आंसर होगा लॉजिक बम। अब देखो इसके नाम में इसका आंसर पूरा लिखा हुआ है, लॉजिक और बम। अब यहाँ लॉजिक का मतलब क्या हुआ कि कुछ निश्चित स्थितियां पूरा, मतलब कुछ लॉजिक्स पूरे होने पर क्या हो जाएगा, बॉम्ब की तरफ फूट जाएगा, है ना, एक्सप्लोड हो जाएगा। ठीक, तो ये इसका क्या हुआ, आंसर हुआ लॉजिक बम। अब इसके एक प्रॉपर डेफिनेशन भी देखते हैं लॉजिक बम की। लॉजिक बम क्या होता है? एक कोड होता है जिसे मेमोरी में जानबूझकर डाला जाता है। जानबूझकर मतलब किसी जो भी वायरस जैसा जो डालना चाह रहा है, इंटेंशनली इसे डाला जाता है, जो कि अनुकूल परिस्थितियों के मिलते ही हानिकारक रूप से सक्रिय हो जाता है। वही मतलब किसी लॉजिक के मिलते ही, अनुकूल परिस्थितियां मतलब लॉजिक के मिलते ही क्या हो जाएगा, सक्रिय मतलब एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ अनुकूल परिस्थितियों से मतलब है कि भाई एक यूजर जैसे किसी बटन पर क्लिक करे या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करे, तो वो जैसे उसको लॉजिक्स मिल जाएंगे तो वो उस पर क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो ऐसे कोड को हम क्या बोलते हैं, लॉजिक बम। अब रही बात जो एक और ऑप्शन में था, ट्रोजन हॉर्स करके था। ट्रोजन हॉर्स भी क्या होता है, एक मॉलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। मॉलिशियस सॉफ्टवेयर मतलब जिसे हम मालवेयर करके भी बोलते हैं शॉर्ट में। अब मॉलिशियस सॉफ्टवेयर एक टाइप से वायरसेस ही हुए, वायरस वगैरह यही सब चीज़ें होती है। अब इनका मतलब उद्देश्य तो वही रहता है कि कंप्यूटर को क्षति पहुंचाना है वो, पर ये दिखावा कैसा करता है, हानि रहित। मतलब आपको लगेगा ऐसा कि कुछ भी मतलब प्रॉब्लम नहीं करेगा, ऐसा सिर्फ दिखावा करता है वो, मतलब नॉर्मल सॉफ्टवेयर जैसे ही लगेगा। और फिर उससे आप मतलब यूज़र कैसा करता है, हमारी स्वेच्छा से हम खुद उसे डाउनलोड करके हमारे कंप्यूटर में डाल देते हैं, क्योंकि वो दिखावा तो अच्छा होने का करता है, पर होता एक्चुअल में वायरस ही है। तो ये है ट्रोजन हॉर्स का ये काम होता है। और एक वायरस का आपको फुल फॉर्म भी देख लेना है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ये मतलब पूरा वायरस का एक फुल फॉर्म होता है। ये भी आने वाली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर में कौन सी दो प्रकार की मेमोरी होती है? इसका तो डायरेक्टली देखो आंसर यही आ जाएगा कि हार्डवेयर मेमोरी और सॉफ्टवेयर मेमोरी, ये तो नहीं होगा। शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये भी नहीं होगा। अरिथमेटिक मेमोरी और लॉजिकल मेमोरी, ये भी नहीं होगा। डायरेक्टली इसका आंसर हमें सभी को दिख ही रहा है, रोम और रैम। हम सभी ने पढ़ा हुआ है इसके बारे में। अगर नहीं भी पढ़ा हो तो ये देखो स्टोरेज डिवाइसेस का पूरा चार्ट बनाया हुआ है मैंने, है ना। कि दो टाइप की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी वह मेमोरी होती है जिनका यूज़ खुद कंप्यूटर करता है, मतलब सीपीयू करता है ज़्यादातर। और ज़्यादातर ये सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, वो सारी मेमोरी प्राइमरी होती है। और सेकेंडरी मेमोरी जिनका यूज़ हम करते हैं एज ए यूज़र, मतलब ज़्यादा ये करते हैं, जैसे मेमोरी को जो डेटा को सेव करने के लिए, हार्ड डिस्क वगैरह, पेन ड्राइव वगैरह, हम इधर से उधर डेटा शेयर करने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर सीडी वगैरह, ये सब सेकेंडरी मेमोरी में आती है। तो जिनका यूज कंप्यूटर करता है वो आएगी सारी प्राइमरी मेमोरी में, है ना। कितने टाइप की होती है, रैम, रोम, कैश और रजिस्टर। रजिस्टर का ऐसा रहता है ये सीपीयू के अंदर ही होती है। और रैम के भी कुछ टाइप है, एस रैम, डी रैम। रोम के भी कुछ टाइप है, और यहाँ डबल ईपी रोम है। इससे हम सभी रोम के फुल फॉर्म याद रख सकते हैं। डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे भी देख लेते हैं। एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में कौन सी एक सेल एक्टिव सेल होती है? अब एक्टिव सेल किसे कहते हैं? जो सेल हमारी करंटली अभी चल रही है उसे हम बोलते हैं एक्टिव सेल। तो ये करंटली चल रही है मतलब करंट सेल, यही हो जाएगी हमारी एक्टिव सेल। देखिए यहाँ पे एक्सेल की पूरी विंडो का मैंने एक इमेज रखी है, जिसमें आपको देखो ये एक्टिव सेल भी दिख रही है, ये हमारी एक्टिव सेल। ठीक, अब ये एक्टिव सेल मतलब जो अभी सेल सिलेक्टेड है, और ये जो A1 करके लिखा हुआ है ये सेल का एड्रेस है, जहाँ पे A रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को, और ये जो 1 रिप्रेजेंट 1 2 3 4 जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो रो हेडिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो रो और कॉलम से जो मिलके बनता है उसे बोलते हैं हम सेल। ठीक, और जो फॉर्मूला लिखा आता है, फॉर्मूला जैसे कि मान लो मुझे A1 और यह साथ में B1, इन दोनों की जो भी वैल्यू उनको मल्टीप्लीकेशन करना है, तो मैं इस तरीके से लिखूंगा A1 और मल्टीप्लाई B1, और साथ में C1 उसमें जोड़ना है, तो यहाँ लिख दूंगा प्लस C1। और फॉर्मूला हमेशा इक्वल करके लगाया जाएगा, ये बात का भी ध्यान रखना।
जब भी फॉर्मूला लगाएंगे तो हम इक्वल साइन का यूज़ करते हैं। और जो सेल रेंज आती है, अगर मैं एक साथ कुछ सेल्स को एक साथ सिलेक्ट करूँगा तो उसे बोलते हैं सेल रेंज। जैसे मान लो मैंने यहाँ E7 से लेके, ये E7 सेल है, E7 से लेके E13 तक अगर मैंने सेल्स को सिलेक्ट करी है तो इसे मैं बोलूँगा सेल रेंज। और सेल रेंज के लिए मैं कॉलन जो ऑपरेटर आता है इसका यूज़ करता हूँ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि MS वर्ड में मेल मर्ज कार्यात्मकता का क्या उपयोग होता है। जो मेल मर्ज ऑप्शन होता है, ठीक, ये जो मेलिंग वाला टैब आता है उसमें आता है मेल मर्ज। इसका यूज़ क्या होता है, उसने डायरेक्टली पूछा है कि व्हाट इज़ द मेल मर्ज फंक्शनैलिटी इन MS वर्ड यूज्ड फॉर। ठीक, डायरेक्टली उसका यूज़ पूछा है कि उसका उपयोग क्या होता है। तो जो मेल मर्ज ऑप्शन आता है मेलिंग टैब में आता है इसका यूज़। ठीक, और इसका यूज़ जब आता है जैसे जब हमें एक साथ बहुत सारे लेटर बनाना होते हैं या फिर एनवलप वगैरह जैसी कुछ चीज़ें रहती है, तो अगर किसी को एक साथ बहुत सारे लोगों को एक साथ कुछ भेजना करना रहता है तो हम डेटाबेस के थ्रू कर सकते हैं। अब चलिए इसमें ऑप्शन में देखते हैं इसने क्या क्या बोला है। फर्स्ट जो इसका ऑप्शन है उसने बोला है कि मेल मर्ज इज यूज्ड टू इन्वोक जीमेल और आउटलुक और MS वर्ड। मतलब ऐसा MS वर्ड में जीमेल या आउटलुक से शुरू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो नहीं, इसका यूज़ जीमेल आउटलुक से इसका कोई कनेक्शन नहीं होता है मेल मर्ज का। जो नेक्स्ट ऑप्शन लिखा है कि मेल मर्ज एक डॉक्यूमेंट में ईमेल आईडी इंटर करने के लिए किया जाता है, तो नहीं, यहाँ पे मेल मर्ज से ईमेल का इतना कोई ज़्यादा कोई कनेक्शन नहीं है, ईमेल आईडी इंटर वगैरह ऐसा नहीं होता है इसमें। जो थर्ड हमारा ऑप्शन है कि मेल मर्ज का उपयोग बल्क मेल मतलब एक साथ कई सारे अगर मेल अपने को भेजना हो, बल्क में भेजना हो, तो उसे बोलेंगे बल्क मेल लेबल्स या एनवलप क्रिएट करने तथा प्रेषित करने के लिए किया जाता है, तो उसे हम बोलेंगे। तो हाँ, बिल्कुल इसका आंसर यही आएगा। जो थर्ड वाला इसका जो आंसर है ये आएगा, ये राइट आंसर है कि मेल मर्ज का अगर बल्क में अगर कोई मेल वगैरह हमें भेजना है तो उसके लिए होगा। तो यहाँ जीमेल आउटलुक इससे कोई नहीं आएगा। वापस जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है, एक वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए कौन सी 2 प्रविष्टियां आवश्यक होती है। या प्रविष्टियां का यहाँ जो मीनिंग है वो है एंट्रीज। ठीक है, इंग्लिश में आप देख सकते हैं कि कौन सी जो 2 एंट्रीज है वो आवश्यक होती है। मतलब कोई सी वेबसाइट में अगर हम लॉगिन करते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फिर अदर कोई सी ट्विटर वगैरह हो गया, तो उसमें कौन सी 2 चीज़ें हमें लगती है। ठीक, तो एप्लीकेशन नेम और ईमेल आईडी ये नहीं लगेगी। एप्लीकेशन नेम, यूज़र नेम ये भी नहीं लगता, हमें सिर्फ लगता है यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक, हर जगह जहाँ पे भी हम करते हैं तो एक उसका यूज़र नेम लगता है और पासवर्ड लगता है। मोस्टली जितने भी वेबसाइट रहती है यही होता है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा आ रहा है, इनमें से कौन सी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, सॉफ्ट कॉपी का मीनिंग ये होता है जो प्रिंटेड नहीं है, जिसे हम सिर्फ स्क्रीन पर देखते हैं, उसे हम बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। जैसे PDF फाइल हो गई, इमेज हो गया, वीडियो हो गया, ये सब सॉफ्ट कॉपी में आता है। और हार्ड कॉपी उसे बोलते हैं जो प्रिंटेड फॉर्म में होती है। जैसे अगर मैं प्रिंटर वगैरह से कुछ निकाल रहा हूँ तो वो एक हार्ड आउटपुट डेटा रहेगा। प्रिंटर से जो भी डेटा निकलता है वो तो हार्ड कॉपी रहता है। मॉनिटर से जो डेटा निकलेगा वो एक सॉफ्ट कॉपी रहता है। मॉनिटर में जो हम डेटा रहते हैं सिर्फ उसे देखते हैं, सिर्फ उसे देखते हैं, जैसे इमेज देखते हैं, वीडियो देखते हैं, या फिर जो भी डेटा रहता है सिर्फ उसे देख पाते हैं, PDF वगैरह उसमें देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा मॉनिटर। रही बात देखिए प्लॉटर में भी जो रहता है वो भी वही प्रिंटर जैसे ही छापता ही है डेटा को, है ना, तो वो भी हार्ड कॉपी में ही करता है। और पंच कार्ड आता है, पंच कार्ड एक बहुत पुरानी जनरेशन, सेकंड जनरेशन या फर्स्ट जनरेशन में इसका पंच कार्ड का यूज़ होता था। फर्स्ट जनरेशन में होता था एज ए इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पे क्या होता था, एक कार्ड रहता था, इसमें कुछ छेद रहते थे जिनका यूज़ इनपुट डेटा देने के लिए यूज़ होता था। तो पंच कार्ड भी इसका नहीं आएगा, वो भी एक हार्ड कॉपी हुआ। सॉफ्ट कॉपी के लिए सिर्फ एक ही आउटपुट डिवाइस रहेगा, वो है मॉनिटर। देख लें यहाँ सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों की डेफिनेशन भी दी है। सॉफ्ट कॉपी जैसे टेक्स्ट फाइल, इमेज या वीडियो हो सकता है। रही बात दूसरी और हार्ड कॉपी को भौतिक वस्तु, जो मतलब ऐसी चीज़ें जो फिजिकल ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं तुम, तो फिजिकल ऑब्जेक्ट के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, छू भी सकते हैं साथ में। जैसे इसका एग्जाम्पल भी दिया है, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, एक्सेल में जो B5 होता है, B5 जैसे हाँ, जो B5 होता है अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन होता है, इसे क्या कहते हैं। ये इसे हमने अभी नेक्स्ट प्रीवियस वाले जो क्वेश्चन था उसमें देखा था। जो B5 या C1 या A1 करके जो लिखा रहता है, तो जो B रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे जो B रिप्रेजेंट करता है वो करता है कॉलम को, और साथ में जो 5 रिप्रेजेंट करता है वो करता है रो को, रो के नंबर को। तो ये एक होता है जो दोनों से इनके मिलके जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम बोलते हैं सेल एड्रेस। जो एक्सेल का जो सेल का एड्रेस होता है वो बोलते हैं।
हाँ, और इसके अलावा अब ये क्वेश्चन भी आता है कि क्या वर्क एड्रेस और वर्कशीट जैसे एड्रेस भी आते हैं, वर्क बुक और वर्कशीट जैसे, तो बिल्कुल आते हैं ना। इनका एग्जांपल मैंने नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है। ये देखिए, अगर हमें दो डिफरेंट डिफरेंट वर्कशीट मतलब जो आती है ना, नीचे शीट अलग अलग आती है, उनके बीच में अगर कोई सा फॉर्मूला लगाना रहता है तो हम ये लगाते हैं। ये शीट 1 करके जो है ये पूरा एक शीट का एक एड्रेस होता है, और साथ में ये भी लगाना पड़ता है, ये वाला जो सिंबल आता है एक्सक्लेमेशन मार्क, ये भी हमें साथ में लगाना पड़ता है। और अगर हमें दो अलग अलग वर्क बुक के बीच में फॉर्मूला लगाना है तो उसके लिए देखा, हमें वर्क बुक मतलब जो हम एक्सेल की फाइल जो सेव करते हैं उसे बोलते हैं वर्क बुक। तो यहाँ देखिए, फाइल 1 नाम से अगर मैंने कोई सी फाइल 1 करी है तो उसे एक ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा, साथ में उसका एक्सटेंशन भी लिखूंगा XLSX, फिर उसके अंदर जो शीट है शीट 1 करके लगूंगा, फिर ये वाला सिंबल लगूंगा। तो इस तरीके से लगेगा एक डिफरेंट वर्कशीट और एक डिफरेंट वर्कबुक का फॉर्मूला भी कुछ इस तरीके से लगेगा। तो यहाँ पे तो जो ये सिंपल से इन्होंने एड्रेस दिया था, हो सकता है बाद में जो हमारा क्वेश्चन है वो एक डिफरेंट वर्कशीट या फिर डिफरेंट वर्कबुक के लिए भी आ सकता है, तो उसके लिए इन जो दो फॉर्मूला इन दो का भी याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे एक और इसने दिया है कि जो MS वर्ड में इनमें से जो कौन सा सिंबल है जिसका यूज स्पेलिंग है ना, स्पेलिंग चेकिंग के लिए किया जाता है, चेक स्पेलिंग इन MS वर्ड, ये जो आइकन वगैरह दिए, स्पेलिंग चेक के लिए जो ऑप्शन नंबर डी है ये राइट आएगा। रही बात ये जो ऑप्शन है ये कॉपी के लिए आता है, ये ऑप्शन आता है हमारा वाटर मार्क के लिए आता है ये वाला ऑप्शन, और ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है इसे बोलते हैं फॉन्ट फेस, मतलब जो हम फॉन्ट वगैरह चेंज करते हैं उसके लिए आता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर में फायरवॉल का उद्देश्य निम्न होता है, मतलब जो कंप्यूटर में जो फायरवॉल होता है, अब इसकी डेफिनेशन मैंने पुराने वाले जो हमारा एक वीडियो था उसमें भी बताया था कि कंप्यूटर में फायरवॉल क्या होता है। अब इसका सिंपल सा उद्देश्य एक ही चीज़ होता है, सिक्योरिटी के लिए। ये मॉनिटरिंग वगैरह कुछ भी नहीं करता है, बस क्या करता है, सुरक्षा के लिए करता है। सुरक्षा के लिए मेन इंपॉर्टेंट होता है। फायरवॉल ज़्यादातर एक हार्डवेयर भी हो सकता है और एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, जनरली ये एंटीवायरस वगैरह में भी रहता है। आपको एज अ मतलब जो हमारे जो प्राइवेट नेटवर्क में सुरक्षा प्रोवाइड करता है, कि बाहरी जो ट्रैफिक वगैरह से हमको सुरक्षा वगैरह प्रोवाइड करता है। ये मॉनिटरिंग नहीं आएगा, ऑथेंटिकेशन मतलब ऑथेंटिकेशन भी नहीं आएगा इसका एग्जांपल, और ना ही डेटा कम्युनिकेशन वगैरह आएगा। इसका एक ही आंसर आएगा, वो है सिक्योरिटी। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि MS एक्सेल में रेंज का उदाहरण क्या है। रेंज मतलब जैसे कि अगर मैं एक साथ A1 से लेके या A1 से लेके A10 तक अगर मैं कॉलम सिलेक्ट करता हूँ तो उसके बीच में जो सिंबल आता है, मतलब वो फॉर्मूला बार में कैसा क्या दिखेगा हमारा रेंज के लिए। तो यहाँ अभी जो पहले भी बता चुका हूँ, जब रेंज के लिए आता है तो कॉलन करके सिंबल आता है, ये वाला आएगा, ना ही डैश आएगा, ना 2 लिखा आएगा, ना ही ये तो फिर से वापस डैश ही हो गया। ठीक, यहाँ B1 था और यहाँ A10 था, बस दोनों में डिफरेंस है, दोनों गलत है और ये थर्ड वाला भी गलत है। राइट आंसर एक ही आएगा 2 नंबर का। हमारा जो अगला क्वेश्चन ये है कि एप्पल के द्वारा जारी एक इंटरनेट ब्राउज़र। अब इंटरनेट ब्राउज़र वो सॉफ्टवेयर होते हैं, इंटरनेट ब्राउज़र जिनका यूज़ होता है इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, जैसे हम गूगल क्रोम वगैरह चलाते हैं या फिर मोजिला फायरफॉक्स या ओपेरा वगैरह, ये सारे होते हैं। अब यहाँ पे इसने बोला है कि एप्पल द्वारा जो इंटरनेट ब्राउज़र था वो कौन सा है। तो एप्पल के द्वारा जो ब्राउज़र है, बहुत ही फेमस ब्राउज़र या सॉफ्टवेयर हम बोल सकते हैं इसको, सफारी है, जिसने एप्पल के द्वारा बनाया। रही बात जो क्रोम है, इसको भी किसने रिलीज किया था, गूगल क्रोम ने, गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया था। फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स हम सुनते हैं, इसका कोई एक अलग से ऐसी कोई अलग कंपनी नहीं है, पर क्रोम का भी अपने ध्यान रख लेना, गूगल के द्वारा किया गया था। और जो एप्पल के लिए जो इसका राइट आंसर तो है वो तो है सफारी है। ठीक, ये बात भी ध्यान रखना कि इसका जो राइट आंसर है वो सफारी है, कि इसको एप्पल ने बनाया था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें ये लिखा है कि MS वर्ड 2007 में, जो MS वर्ड जो 2007 वाला वर्जन था, उसमें होम टैब, इंसर्ट टैब, ये सब मतलब कहाँ स्थित होते हैं, उसको क्या बोलते हैं। ठीक, अब इसका देखिए ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं। जैसे टाइटल बार में तो क्या रहता है, डॉक्यूमेंट का जो हम फाइल का नाम लिखते हैं वो रहता है। स्टेटस बार में तो कि कौन से पेज पे है, कौन से लाइन वगैरह पे, ये सब इन्फॉर्मेशन रहती है। रिबन में जो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन रहती है वो रिबन में रहती है, होम टैब, इंसर्ट टैब वगैरह, ये सब ही रिबन के अंदर रहता है। तो इसका राइट आंसर आएगा हमारा रिबन आएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा डेटा को अथॉराइज्ड यूजर के बीच साझा मतलब यहाँ लिखा है शेयर करता है, उससे क्या कहते हैं। अब यहाँ पे सिंपल सिर्फ शेयरिंग की बात करिए, वो भी अथॉराइज्ड यूजर के बीच, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा नेटवर्क आएगा। नेटवर्क का मीनिंग ही ये होता है कि एक या एक से ज़्यादा बीच कंप्यूटर के बीच में डेटा को शेयर करना। इसकी डायरेक्टली इंफॉर्मेशन जो राइट आंसर आएगा वो आएगा नेटवर्क आएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है
इनमें से कौन सी की का उपयोग कर्सर के बाई ओर टाइप किए गए टेक्स्ट को मिटाने के लिए किया जाता है। कर्सर के बाई ओर मतलब लेफ्ट साइड, अगर मैं मेरा कर्सर यहाँ है तो ये वाली जितनी भी टेक्स्ट है उसे मिटाने के लिए किया जाता है। सिंपल इसका यूज होगा बैक स्पेस। एक बात और ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन एक और चेंज भी हो सकता है कि अगर कर्सर के दाई ओर बोला है या फिर कर्सर के राइट साइड बोला है तो वहां से फिर कौन सी की का यूज होगा, वहां फिर होगा डिलीट की का यूज। पर अभी इसका जो आंसर है वो होगा लेफ्ट साइड को उसने मिटाने के लिए बोला तो इसके लिए यहाँ पे आएगा बैक स्पेस। अगर राइट साइड बोलता तो फिर हम बोलते डिलीट के लिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन इसमें लिखा है कि बुलेटेड लिस्ट इज अवेलेबल इन विच डायलॉग बॉक्स, मतलब जो बुलेटेड लिस्ट वगैरह था कौन से डायलॉग बॉक्स में अवेलेबल होता है। होम टैब में होता है वैसे, है ना। अब होम टैब में भी कौन से डायलॉग बॉक्स में होता है। बुलेटेड लिस्ट जनरली हर पैराग्राफ को क्या कर देता है, लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा पैराग्राफ वाले डायलॉग बॉक्स में होगा। इसका मैं बता भी देता हूँ। ठीक, ये जो हमारा होम टैब है MS वर्ड का, और ये है हमारा बुलेटेड लिस्ट। और ये कौन से वाले टैब में है, डायलॉग बॉक्स में है, पैराग्राफ वाले में। ये जो एक अलग से आप बॉक्स देख पा रहे हो ना, ये जो पूरा का पूरा है पैराग्राफ वाला ही डायलॉग बॉक्स है। ठीक, रही बात जो फ़ॉन्ट वाला था उसमें क्या है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड सारे ऑप्शन है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर चेंज करना, फ़ॉन्ट फेस साइज वगैरह, ये सब फ़ॉन्ट वाले में है। और इसके अलावा स्टाइल रहती है, स्टाइल में क्या रहती है, बनी बनाई कुछ स्टाइल्स वगैरह रहती है कि हेडिंग की क्या कलर रहेगा, बाकी स्पेसिंग वगैरह किसी क्या सेट रहेगी वो सब। और एक एडिटिंग वाला भी आता है, एडिटिंग में हम फाइंड रिप्लेस वो जितने भी ऑप्शन रहते हैं ये सब रहते हैं। अब देखिए यहाँ से हम सब देख सकते हैं। एक आया था फ़ॉन्ट में अभी बताया था टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड, स्टाइल में भी नहीं आएगा। बुलेटेड लिस्ट पूछा है तो वो सिर्फ किस में आएगा, पैराग्राफ में ही आएगा। ठीक, एडिटिंग में क्या था, फाइंड रिप्लेस, ये सब चीज़ें थी। तो चलिए दोस्तों, अब ये हमारा वीडियो ख़त्म होता है 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कुछ डाउट्स वगैरह है तो आप उसके कमेंट कर सकते हैं। और आप कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।